केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, अंडर द कंट्रोल्ड प्रेशर एटलीस्ट 5 सेकेंड। इससे ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जो कास्टिंग की जो सरफेस है, अगर वो ओवर सैंड ब्लास्ट कर दोगे तो उसमें फिर सरफेस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें सरफेस को प्रोटेक्ट करना है कास्ट की, ओनली इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। Once you have removed the adhered impurities by sandblasting, उसके बाद आप क्या करेंगे, पिकलिंग करेंगे। Pickling is also a procedure done to clean the surface, basically due to the oxygenation जो during casting हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो surface of that cast material वो discolored हुई भी होती है। तो उस डिस्कलरेशन को रिमूव करने के लिए यू विल डू द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग। इसमें आप क्या करते हैं, यू विल गोइंग टू इमर्स दैट कास्ट मटेरियल इनटू एन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। इमर्स कर दोगे अपना कास्ट मटेरियल को इनटू एन एसिड सॉल्यूशन। वो एसिड कौन सा हो सकता है, इट कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कैन बी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इसको हम डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज करेंगे। 50% ऑफ दैट HCl और H2SO4 हम पोर कर सकते हैं इनटू अ टेस्ट ट्यूब और इनटू अ डिश, और वो कैसा होगा, हीटेड फॉर्म में होगा, गर्म होगा वो 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 फॉस्फोरिक एसिड, और उसके अंदर फिर हम अपना कास्ट मटेरियल इमर्स कर देंगे सो दैट जो सरफेस डिस्कलरेशन है ड्यू टू द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस वो रिमूव हो जाए। कास्टिंग appears as dark due to oxides, और मैंने तुम्हें बताया है जब ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, सो बाय दैट जो सरफेस है वो डार्क हो रही होती है, ठीक है। उसको हम टार्निश भी कह सकते हैं, जो डार्क में है। टार्निश तुम लोगों को पता है, इन योर सेकंड चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा है, सरफेस डिस्कलरेशन इज नोन एज टार्निश। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको रिमूव कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग, ठीक है। पिकलिंग का एक ड्रॉबैक है, एक एडवांटेज है, वो पता होना चाहिए तुम लोगों को। इट कैन बी आस्क्ड टू यू कि अगर पिकलिंग जो है वो प्रॉपरली ना की जाए, या जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है दैट इज हमने डिस्कस करा है 50%, अगर उससे ज्यादा ले लिया जाए ऐसी कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, इट कैन करोड मेटल फ्रेमवर्क, ठीक है। सो हमें ये याद रखनी होगी कि जो कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, और कितना टाइम हमें इमर्स करना है उसके अंदर, सो दैट द सरफेस may not be corrode। इसके अलावा हम पिकलिंग जो कर रहे होते हैं वो अल्ट्रासोनिकल कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो टेस्ट ट्यूब है इट कैन प्लेस्ड इन एन अल्ट्रासोनिक मशीन, सो दैट बाय दैट अल्ट्रासोनिक फोर्स, तो अगर एडहियर्ड पार्टिकल्स कुछ रह भी गए होंगे, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज इसका ये है कि वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें हीटेड फॉर्म में रखना है, अवॉइड करना है बॉइलिंग को। बॉइलिंग नहीं करनी है, बिफोर बॉइलिंग इन द हीटेड फॉर्म नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? देन आफ्टर पिकलिंग आप क्या करेंगे, यू विल गोइंग रिमूव द स्क्रू। जिस स्क्रू के साथ तुम्हारा कास्ट मटेरियल अब तक अटैच था उसको रिमूव करोगे। देन यू विल गोइंग टू फॉलो द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। सरफेस को आप स्मूथ एंड लस्टर फॉर्म में लेकर आएंगे बिफोर गोइंग टू फिट इनटू द पेशेंट्स माउथ। Then finally you will going to deliver that cast metal और जो पेज है या क्राउन है, then finally it can be tried in the patient mouth by inserting that reduced or crown prep with diluting cement, for example like GIC, ठीक है। ये हमारा जो है कास्टिंग का जो
पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास कुछ जो एंड के अंदर चीजें इंपॉर्टेंट है लाइक द कास्टिंग डिफेक्ट्स, ये भी तुम लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। जहां पर भी बात होगी कास्टिंग की तो कास्टिंग के डिफेक्ट्स भी वहां पे डिस्कस होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके नाम पता होने चाहिए। ओवरऑल कितने टाइप्स के डिफेक्ट है हमारे पास अवेलेबल? ऑल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, व्हाट आर दे? फिनेंट बबलिंग, इनकम्प्लीट कास्टिंग, पोरोसिटी इन कास्टिंग एंड ओवरसाइज और अंडरसाइज्ड कास्टिंग। ठीक है, नाम पता होनी चाहिए आप लोगों को। देन इंडिविजुअल डिटेल पता होनी चाहिए कि ये जो इंडिविजुअली डिफेक्ट्स है वो किस वजह से अकर होते हैं। ठीक है, फिनिंग एंड बबलिंग को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका रीजन क्या है? इट occurs ड्यू टू द ओवरहीटेड इन्वेस्टमेंट मोल्ड। जो तुम्हारा मोल्ड है जिसको बिफोर कास्टिंग यू विल गोइंग टू हीट सो दैट जो तुम्हारा डिफरेंस है टेम्परेचर का वो मिनिमाइज हो सके। बिकॉज अगर आप जो रूम टेम्परेचर पे आपका मोल्ड होगा उसमें अगर आप मोल्टेन एलॉय पोर करेंगे तो देयर आर चांसेस वहां पे फिनिंग एंड बबलिंग क्रिएट हो सके बिकॉज ऑफ दैट वेरी डाइवर्सिटी इन द डिफरेंस। ठीक है, जब तुम्हारा मोल्टेन एलॉय पोर हो रहा होगा उसका टेम्परेचर होगा अबव 1000 और नियर टू 1000। ठीक है, आप उसको पोर कर रहे हैं इनटू अ मोल्ड जो कि तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो उस इस ड्रास्टिक डिफरेंस जो टेम्परेचर में है इसको हमें ओवरकम करना है बाय मिनिमाइजिंग दैट डिफरेंस इन टेम्परेचर। फॉर दैट पर्पस आप क्या करेंगे? आप प्री हीटेड मोल्ड लेंगे बिफोर द प्रोसीजर ऑफ कास्टिंग। ठीक है, और उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे आपको कास्ट करना है प्री हीटेड फॉर्म में आप मोल्ड को उस टेम्परेचर पे रखेंगे और ये अवॉइड करेंगे ओवर हीटेड हो। सपोज तुम्हारा मोल्टेन एलॉय जो है वो आपको पहले से आइडिया है आप किस एलॉय से कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब लाइक कोबाल्ट क्रोमियम, निकल क्रोमियम, तो इनके टेम्परेचर अराउंड हमारे पास 1300 डिग्री और 1400 डिग्री के अराउंड होते हैं। तो हम ओवर हीट नहीं करेंगे मोल्ड को। सपोज हम 1800 डिग्री नहीं लेके जाएंगे सो दैट अगर ऐसा करोगे तो भी चांसेस है कि क्रैकिंग प्रोड्यूस हो जाए इनटू दैट मोल्ड। ठीक है, या तुम ठंडे मोल्ड में भी वो मोल्टेन एलॉय पोर नहीं करोगे तो उसमें भी चांसेस है कि सडन ड्यू टू दैट सडन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर cracking can be occurred into that empty mold. सो अगर ऐसा होगा ड्रास्टिक डिफरेंस तो चांसेस है कि क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाए टू दैट एम्प्टी मोल्ड और देन देयर आर चांसेस के डिफेक्ट्स हमें अकर हो इन द फॉर्म ऑफ फिनिंग बिकॉज उन क्रैक्स के अंदर तुम्हारा मोल्टेन एलॉय फ्लो हो जाएगा एंड एट द टाइम ऑफ रिट्रीविंग जब आप कास्ट को बाहर निकाल रहे होंगे विद दैट casting ring. So after retrieving on the surface, you will see the defect in the form of finning. ठीक है, जो तुम्हारा मोल्टेन एलॉय उन क्रैक्स के अंदर फ्लो हुआ होगा वो फिनिंग की फॉर्म में तुम्हें अपीयर होगा ऑन द सरफेस ऑफ द कास्ट। So to avoid that effect, you will going to minimize the difference between the temperature of the mold and the temperature of the molten alloy. ठीक है, यहाँ पे in this picture you can see fins हमें किस फॉर्म में अपीयर होंगे। ठीक है, now the next one, the next defect is bubbling. इसका जो चांस है अपीयर होने का वो क्या होगा on the surface of the cast? Bubbles can be appear on the surface of the cast अगर हम एहतियात ना करें at the time of the
प्रोसेस ऑफ कास्टिंग जिस टाइम पे अकर रहा होगा उस टाइम पे हमें एक तो वैक्यूम के अंदर कास्टिंग अपनी जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करना होगा सो दैट वहां पे कोई एयर पार्टिकल एंट्रैप ना हो। इन केस अगर एंट्रैप हो गए तो दैट विल गोइंग टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ pearls on the surface of the cast। ठीक है। सेकेंडली जिस टाइम पर हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल पोर कर रहे होते हैं ऑन द वैक्स पैटर्न तो हमारा बबलिंग की फॉर्म में वहां पे एयर एंट्रैप ना हो और इन्वेस्टमेंट मटेरियल easily flow हो जाए on that wax pattern without interrupting any air bubble on the surface of the wax pattern। ठीक है। अगर in case any form of filling or bubbling can appear on the fitting surface of the cast so तो हमें क्या करना होगा हमें रीडू करना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर because that fitting surface is the critical area of the cast and that cannot be tolerated at the time of finishing। So in order to avoid that आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे जो I have already discussed previously। एयर बबल एंट्रैप नहीं होना चाहिए और जो टेम्परेचर डिफरेंस है मोल्ड का और तुम्हारे कास्टिंग एलॉय का जो मोल्टेन फॉर्म में होगा उसका डिफरेंस मिनिमम हो तो ये वाले अवॉइड आप डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग अप टू द थर्ड डिफेक्ट दैट इज इनकम्प्लीट कास्टिंग। अगेन ये तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ इनकम्प्लीट कास्टिंग। ठीक है। ये इसके लिए एक रीजन नहीं है हमारे पास डिफरेंट रीजंस है फॉर इनकम्प्लीट कास्टिंग। One of the reason for incomplete casting is the inappropriate number of screws or inappropriate size of the screw। ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्क्रू का साइज कितना होना चाहिए और नंबर ऑफ स्क्रूज डिपेंड करते हैं on the number of units crowns that you will going to cast। ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल यूनिट्स है सो आप उसके लिए मल्टीपल स्क्रूज रखेंगे। अगर सिंगल स्क्रू रखेंगे तो देयर आर चांसेस कि कास्टिंग इनकम्प्लीट रह जाए। अगेन और थिकनेस हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट है। थिकनेस कितनी होनी चाहिए स्क्रू की? थ्री थिकनेस Can anyone of you tell me thickness कितनी होनी चाहिए स्क्रू की and how it can affect the casting in the form of incomplete casting? मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ आंसर का ऑन द चैट बॉक्स। स्क्रू का साइज कितना होना चाहिए? स्क्रू का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पे होना चाहिए और नंबर ऑफ स्क्रूज कितने होने चाहिए? ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इनकम्प्लीट कास्टिंग हमें मिल सकती है। ठीक है। नंबर ऑफ स्क्रूज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द क्राउन्स जो आपको कास्ट करना है। ठीक है। थिकनेस कितनी होगी? जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वैक्स पैटर्न होगा वही तुम्हारा स्क्रू की थिकनेस होगी। And point of attachment of the screw is the thickest point of the wax pattern। wax pattern का जो thickest part होगा that will be the point of attachment for your screw। Reservoir also plays an important role in order to avoid the incomplete casting। Here is the casting ring in which you can see this is the investment material and in between there is a screw and below that there is a mold जहाँ पे हमने casting follow
करा दी है एंड इन बिटवीन दिस पार्ट यू कैन सी जहाँ पे मैंने पॉइंटर प्लेस करा हुआ है यू कैन सी हियर दैट दिस एरिया इज नॉट फिल्ड विद द इन alloy and it appears in the form of incomplete casting. So यहाँ पे ये क्यों हुआ है? Because of the absence of reservoir. ठीक है, अगर रिजर्वायर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ जो मैं पहले आप लोगों को शो कर चुका हूँ इन प्रीवियस लेक्चर्स, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट फॉर्म में कास्टिंग शो नहीं होती है बिकॉज हमारा जो मोल्टेन एलॉय है वो रिजर्वायर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रहता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट जो आफ्टर द सेटिंग ऑफ दैट एलॉय नीड होती है. ठीक है, सो इफ देयर be reservoir present here can feed the alloy that is needed here at the time of casting. Back pressure can also cause incomplete casting. Again, back pressure किस वजह से अगर होगा अगर हम प्लेसमेंट ऑफ वैक्स पैटर्न का ख्याल नहीं रखेंगे. लाइक हमें यहाँ पे जो जगह छोड़नी है above that wax pattern यहाँ पर हमने अपसाइड डाउन रख दिया है इसको. ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा ये हमारा 6 mm होना चाहिए अगर तुम लोगों को याद हो तो. ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा होगा तो it can reduce the porosity of this area that may occur in the form of back pressure because यहाँ पे जब आप 6 mm, so यहाँ पे porosity decrease होगी and that causes the air to entrap in this empty mold and then that entrapped air can cause a back pressure on that molten alloy. So finally क्या होगा? It appears in the form of incomplete casting. ठीक है, कुछ हमारे पास मटेरियल्स ऐसे हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स जो पोरस नहीं होते, तो उन मटेरियल्स के अंदर हम 0.5 mm डायमीटर के जितना वेंट क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ पोरोसिटी जो वहां पे रिक्वायर है हमें. द थर्ड और फोर्थ डिफेक्ट इज द पोरोसिटी जो अगेन हमें appear हो सकती है on the surface in the form of pitting because of the broken pieces of investment. अगर हम वहां से कास्टिंग का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और जो broken down pieces of investment material है या dirt particles है वो remove नहीं करेंगे and it will remain there, so after casting it will come on the surface of the cast in the form of surface pitting or porosity. Okay, so in order to avoid this type of defect, you will going to avoid overheating of the cast and you will do the procedure of casting in vacuum. Now the final defect that may occur, it will be under or oversize casting. ठीक है, अंडर साइज और ओवर साइज कास्टिंग का रीजन क्या होगा? बेसिकली द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अंडरसाइज और ओवरसाइज कास्टिंग इज द कास्टिंग श्रिंकेज जो हम कंपनसेट करते हैं बाय द एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मोल्ड. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्जन ऑफ सिलिका. अगर तुमको याद हो हमने डिस्कस करा था इन इन्वेस्टमेंट मटेरियल कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो कास्टिंग श्रिंकेज को ओवरकम करता है बाय
एक्सपेंशन, और वो एक्सपेंशन किस तरह से होती है, बाय द इन्वर्जन ऑफ सिलिका ऑन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जब हम हीट करते हैं इन्वेस्टमेंट मोल्ड को, इन्वेस्टमेंट मटेरियल को, तो जो उसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वर्जन उनमें जो है वो का प्रोसेस हुआ है, एंड बाय दैट इन्वर्जन that investment material basically expands, and that expansion of the investment material helps to compensate the casting shrinkage. ठीक है, ये जो श्रिंकेज अगर हम कंपनसेट ना करें तो हमें जो कास्ट मटेरियल है वो अपियर होगा इन द फॉर्म ऑफ अंडरसाइज कास्टिंग। ठीक है, और फाइनली एक रीजन अंडर साइज का या ओवर साइज ये भी हो सकता है दैट द चॉइस ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल इज करेक्ट। हमारे पास जो इम्प्रेशन मटेरियल होते हैं, लाइक जो तुम्हारा जिप्सम है, जिप्सम के अंदर अगर तुम्हें हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन मिलती है, ठीक है, अगर वो मटेरियल तुम्हारा प्रॉपरली ट्रीट या फॉलो नहीं हुआ है, उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, और जो तुम्हें उसमें हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन मिलनी है वो अचीव नहीं करी है तुमने, तो फाइनली तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो भी तुम्हारी कास्टिंग श्रिंकेज को इतना ओवरकम नहीं कर सकेगा, एंड फाइनली यू विल गेट अ अंडरसाइज और ओवरसाइज कास्ट। ठीक है, these defects may be asked to you in your vivas, in your auspices, और तुम्हारे BCQ में भी पूछा जा सकता है। अब राइट नाउ जो तुम्हारे BCQs है उनमें तुम्हें पिक्चर भी शो होगी, और उन पिक्चर्स को रहते हुए तुम्हें कास्टिंग डिफेक्ट की पिक्चर भी दिखाई जा सकती है, और उसमें तुमसे कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सी टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो अपना ये रिवीजन ऑफ कास्टिंग को कंप्लीट करते हैं। अब मैं जो है वो फोरम तुम लोगों को ओपन कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन तुम लोग पूछना चाहते हो, ठीक है ना, हमारे पास जो है टाइम अवेलेबल है। इज एनी क्वेश्चन? वन ऑफ यू आर आस्किंग दैट बैक प्रेशर को एक्सप्लेन कर। मैं फिर डिस्कस करूँ तो तुम लोग इजीली जो है वो समझ पाओ। ना ये वाली डायग्राम अगर आप जो है वो गौर से देखें तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे तुम्हारा जो है वो ये जो डिस्टेंस शो हो रहा है 6 mm का, ये 6 mm का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट मटेरियल पोरस। ठीक है, ये 6 mm से अगर ज्यादा होगा ये डिस्टेंस, यहाँ पे तुम्हारा अगर इमेजिन करो तो ये सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मटेरियल है। इज दैट क्लियर? बीच में तुम्हारा वैक्स पैटर्न है जो अटैच हुआ हुआ है ऑन द स्क्रू, स्क्रू अटैच हुआ हुआ है ऑन द क्रूसिबल फॉर्मर। उस क्रूसिबल फॉर्मर पे हमने अटैच करा हुआ है कास्टिंग रिंग को, कास्टिंग रिंग के अंदर हमने प्लेस करा हुआ है रिंग लाइनर, एंड रिंग लाइनर अंदर जो ये व्हाइट पोर्शन है, दिस ऑल इज द इन्वेस्टमेंट मटेरियल, जो तुम्हारा पैटर्न और कास्टिंग रिंग के बीच का जो सारा एरिया है, दिस इज कवर्ड और दिस इज फिल्ड विद द इन्वेस्टमेंट मटेरियल। ठीक है, अब इस पैटर्न के ऊपर और कास्टिंग रिंग का जो एंड है उसके बीच में यहाँ पे हमने
ये शो करा हुआ है कि ये एरिया 6 mm होना चाहिए। 6 mm से अगर ये ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो इलास्टिक मटेरियल है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल की जब थिकनेस बढ़ जाएगी तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वो पोरोसिटी हमें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर जब हम यहाँ से कास्टिंग कर रहे हो और मोल्टेन एलॉय पोर कर रहे हो। मेरे पॉइंटर को फोकस रखना, मैं जहाँ पे पॉइंटर प्लेस कर रहा हूँ ये हमारा स्क्रू है, और यहाँ से हम अपना मोल्टेन एलॉय एंटर करेंगे मोल्ड के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे आप मोल्टेन एलॉय एंटर कर रहे होंगे मोल्ड के अंदर, तो वहां पे पहले से एयर मौजूद होगी। ठीक है, उस एयर को जो बाहर निकलना होगा तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये जगह है, यहाँ से वो बाहर जाएगी बिकॉज हमारा जो यहाँ इनपुट मटेरियल है वो पोरस है, उसमें पोरोसिटी मौजूद है। तो वो पोरस एरिया जो है वो यहाँ पे एयर को निकलने के लिए, बाहर एस्केप करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा, सो दैट जो एयर अंदर है वो बाहर चले जाए और हम यहाँ से इन द मीन में मोल्टेन एलॉय पोर करे होंगे, सो दैट जो एम्प्टी मोल्ड है वो कंप्लीटली फिल हो जाए विद दैट मोल्टेन एलॉय। अगर ये एरिया ज्यादा होगा, थिक मोर देन 6 mm, तो यहाँ एयर ब्लॉक हो जाएगी, एयर बाहर नहीं जा सकेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर रास्ता हमारे पास एक ही है, स्क्रू एक ही है जिससे हमें मोल्टेन एलॉय एंटर कराना है। ठीक है, वहां पर एयर के लिए बाहर निकलने के लिए कोई और पैसेज नहीं है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है सिर्फ वही रास्ता है एयर को बाहर निकालने के लिए, तो उसमें हमें पोरोसिटी रिक्वायर्ड है। और अगर ये थिकनेस बढ़ जाएगी तो तुम्हारी पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट यहाँ पे एयर एंट्रैप्ड रहेगी और वो बैक प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन मोल्टेन एलॉय जब आप यहाँ पे पोर करा रहे होंगे मोल्टेन एलॉय। इज दैट क्लियर? समझ में आया है? जिस टाइम पे आप मोल्टेन एलॉय पोर करा रहे होंगे इस स्क्रू में, तो अगर एयर एंट्रैप हो गई एम्प्टी मोल्ड के अंदर, तो इट विल गोइंग टू एक्सर्ट अ बैक प्रेशर। ठीक है, वो फिर बैक प्रेशर एक्सर्ट होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, इनकम्प्लीट कास्टिंग की फॉर्म में वहां पे जहां पे एयर मौजूद है वहां मोल्टेन एलॉय आपका रीच नहीं कर पाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू एस्केप दैट एनट्रैप्ड एयर। ठीक है, और मैंने ये डिस्कस करा था अगर ये 6 mm से कम हो जाएगा तो ये थिकनेस जो अगर सपोज 3 mm हो जाए तो वो 3 mm इतनी नाकाफी होगी वो थिकनेस कि वो मोल्टेन एलॉय का जो टेम्परेचर होगा और जो मोल्टेन एलॉय जब यहाँ पे फ्लो हो चुका होगा तो वो उस हाई टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाएगी, और वो एरिया जो है लेस देन 3 mm और लेस देन 6 mm वो बेयर नहीं कर पाएगा और ब्रेक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कास्टिंग जो है हमारे पास फिर इन द फॉर्म ऑफ फिनिंग फॉर्म में नजर आएंगे, यहाँ पर फिन्स बन जाएंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? कोई और कुछ पूछना चाहता है? अभी हमारे पास 5-7 मिनट अवेलेबल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं फिर लेक्चर एंड कर दूँ। In the next lecture, I will going to discuss or revise the investment material. ठीक है, तो वो थोड़ा सा तुम लोग पहले से पढ़कर आना, सो दैट रिवीजन में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, मैं डिटेल में नहीं बता सकूंगा, और अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होगी उसकी तो प्रॉपर रिवीजन का तुम लोगों को फायदा होगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉपर फायदा नहीं होगा तुम लोगों को। तो पहले से
उसको रीड करना आना चैप्टर को, इन्वेस्टमेंट मटेरियल को, सो दैट जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो तुम लोगों को प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर इज देयर एनी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर ना हो तो इज देयर एनी क्वेश्चन? अगेन आई एम रिपीटिंग, otherwise I'm going to end today's lecture. Yes, मोल्टेन एलॉय हम जो है वो क्रूसिबल फॉर्मर वाली जगह डालते हैं। क्रूसिबल फॉर्मर बेसिकली हम हटा देते हैं। मैं तुम लोगों को ग्रुप पर एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें देखते हुए कास्टिंग का प्रोसीजर उसमें जो है वो देख सकते हो और अपना तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जो ये हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग एरिया ऑफ स्क्रू है, यहाँ से हम मोल्टेन एलॉय पोर कराते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोई और पैसेज नहीं है जिसकी वजह से हम एयर को यहाँ से बाहर जाने दें। तो हमारा जो ये एरिया है बेसिकली, इस एरिया में जो पोरोसिटी है इन्वेस्टमेंट मटेरियल के अंदर, वो ही एक रास्ता है जो एनट्रैप्ड एयर को बाहर जाने देता है और प्रेशर जनरेट नहीं होने देता, ठीक है। जिस टाइम पे हम मोल्टेन फॉर्म में यहाँ से वैक्स को रिमूव करेंगे या बर्न आउट करेंगे तो हम अपसाइड डाउन कर देते हैं, यानी जर्कल में ही अभी तुम लोगों को शो हो रहा है वैक्स रिमूवर या वैक्स लॉस टेक्निक के टाइम पे ये इसी पोजीशन में रखा जाता है, सो दैट यहाँ से वैक्स रिमूव होके यहाँ इस स्क्रू से बाहर चले जाए, ठीक है। और कास्टिंग के टाइम पे इसको हम इस मशीन में इस तरह से अटैच कर देते हैं जो मैंने तुम यहाँ पर शो करा है, ठीक है। ये वही मोल्ड है जो यहाँ पे अटैच हुआ है, ये पैटर्न वाला एरिया है, दिस इज द स्क्रू पार्ट। और यहाँ पे क्रूसिबल फॉर्मर अटैच था जो हमने रिमूव कर दिया बिफोर कास्टिंग प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। क्रूसिबल फॉर्मर अटैच नहीं होता है और ये एरिया बिल्कुल जो है वो एज टू एज अलाइनमेंट में आ जाता है उस जगह पर जहाँ पे हमारा मोल्टेन एलॉय अवेलेबल होता है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एयर प्रेशर, स्टीम प्रेशर और ग्रेविटी ये सारी चेक कर रही होती है इस पे, और जो हेल्प करा रही होती है इस मोल्टेन एलॉय को सो दैट वो एंटर हो जाए इस एम्प्टी मोल्ड में। आई होप बहुत डिटेल में मैंने बताया है, ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। सबसे पहले आपने वैक्स पैटर्न बनाया होता है, वैक्स पैटर्न आप रिमूव करके यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो हमने अटैच कर दिया है विद द स्क्रू। ये येलो कलर में तुम्हारे पास क्रूसिबल फॉर्मर है, ठीक है। पैटर्न स्क्रू और ये तुम्हारा क्रूसिबल फॉर्मर यहाँ जो था ये रिमूव हो चुका है। अब ये चीज हमने यहाँ पे पोर करा दिया है कास्टिंग रिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट मटेरियल, ठीक है। वो हार्ड फॉर्म में तुम्हें जो है वो जब सेट हो जाता है देन आप वहां से वैक्स रिमूव करते हैं बाय बर्निंग आउट। और आप देन आफ्टरवर्ड जो तुम्हारे पास एम्प्टी मोल्ड होगा उसमें आप फिर मोल्टेन एलॉय पोर कराएंगे। सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास वैक्स रिमूव हो गया है, अब तुम जो है वो पोर कराओगे तो यहाँ पे एम्प्टी मोल्ड है जहाँ पे पहले वैक्स था वो सारी जगह फिल हो जाएगी विद दैट मोल्टेन एलॉय। मैं और तुम लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा सो दैट जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है अगर उसमें
अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे इस पिक्चर में यू कैन सी हम जो ये हमारा स्क्रू है ये अटैच कर रहे हैं ऑन द थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द वैक्स पैटर्न। थिकेस्ट पे क्यों कर रहे हो? तो दैट जो तुम्हारा वैक्स पैटर्न है वो बहुत डेलिकेट होता है। अगर वो थिन पोर्शन पे करोगे तो चांसेस है कि वो जो है वो वहाँ पे एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाए उसकी। ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप फ्लेयरिंग करते हैं। फ्लेयरिंग क्यों करते हैं? सो दैट जब आप मोल्टेन एलॉय पोर करा रहे हो बाद में तो वहाँ पे वो जगह जो है एयर बबल ट्रैप ना हो वहाँ पर, और वो जगह थोड़ी वाइड हो जाए सो दैट जो पैसेज का रास्ता है यहाँ पे वो वाइड हो जाए। मैं जो है वो एंड कर रहा हूँ। टाइम हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।